जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, IBPS हो, या आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बीच में किसी भी क्लास में है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज हम आप लोगों के लिए आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या? कोशिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका। आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कोशिका। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कोशिका होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोशिका क्या है, तो कोशिका किसी भी जीव की आधारभूत कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है जिसके द्वारा किसी भी जीव का विकास होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी जीव की जो सबसे सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं के द्वारा ही हमारे अंग का निर्माण होता है और इसके द्वारा ही हमारा ये जो पूरा शरीर है इसका निर्माण होता है। यानी जैसे कोई घर बनाते हैं तो उसमें अगर सबसे सूक्ष्मतम इकाई की बात करें तो क्या होता है, उसमें जो हमारा सबसे छोटा भाग होता है वो ईंट होता है। ईंट के द्वारा क्या होता है, ईंट दर ईंट जोड़ते हैं तो एक पूरा मकान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी कोशिका है वो क्या है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिकाओं के मिलन से क्या होता है, कई सारे कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं जिसको अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। और कई सारे टिश्यू मिलके क्या करते हैं? ऑर्गन का निर्माण करते हैं जिसको हिंदी में अंग कहते हैं। यानी कोई भी अंग, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, इन सब का निर्माण किससे होता है? ऊतकों से मिलकर। और सभी अंग जब क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। तो जो हमारी कोशिका है, आज हम आप लोगों को केवल और केवल कोशिका के बारे में बताएंगे। कोशिका की परिभाषा की बात करें तो कोशिका की परिभाषा यही है कि जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कोशिका का अध्ययन कहाँ किया जाता है। आपसे यह भी एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, या कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसकी हिंदी होती है कोशिका विज्ञान। इसकी हिंदी क्या होती है? कोशिका विज्ञान। यानी हम साइटोलॉजी में केवल और केवल कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका के अंदर के जो भी भाग होते हैं उनके कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल जानकारी किस में पढ़ते हैं? साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि इसकी खोज कब हुई। यहां से आपको दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो वो हमारी कोशिका है। और कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसकी खोज कब हुई। तो इसकी खोज की बात करें तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था जिसकी सहायता से ये कार्क के एक छोटे टुकड़े को क्या कर रहे थे, उस सूक्ष्मदर्शी से उसका अध्ययन करने के लिए उसको देखा। तो उन्होंने देखा क्या कि जो वो कार्क का एक छोटा टुकड़ा है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कोष। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, इसी प्रकार से उनको उस कार्क के टुकड़े के अंदर क्या हुआ, छोटे छोटे कोष दिखाई दिए। इन कोषों को उन्होंने क्या किया, नाम दे दिया, जिसका नाम क्या दिया? कोसा। उन्होंने ये जो छोटे छोटे कक्ष उसमें दिखाई दे रहे थे उस कार्क के छोटे टुकड़े में, उसका नाम उन्होंने क्या दिया? कोसा, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? सेल। ये कब इसकी खोज किए थे? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा, कार्क के टुकड़े को, कि उसमें छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के आकार के बहुत सारे कक्ष दिखाई दिए, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? कोसा रखा। कोसा जो है वो एक लैटिन शब्द है। क्या है? यह एक लैटिन शब्द है जिसका अगर हम हिंदी में अर्थ जानेंगे तो इसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष या एक सूक्ष्म कक्ष। इसका हिंदी क्या होता है? एक सूक्ष्म कक्ष। इसकी अंग्रेजी होती है सेल। तो उन्होंने कब किया खोज? 1665 ईस्वी में। उसकी खोज की किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और उनका नाम क्या रखा? कोसा रखा। कोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। अब आइए हम जानते हैं कि कोशिका जो होती है वो उसके बारे में इन्होंने बताया। कोशिका के बारे में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया।
माइक्रोग्राफिया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी किसकी, रॉबर्ट हुक की, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में इन्होंने इस अध्ययन को बताया कि जो हमारे ये कोशिका होती क्या है, और उसका नाम इन्होंने रखा। अब आइए हम जान लेते हैं कि जो कोशिका है इसके जो पार्ट हैं या इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो ल्यूवेनहाग ने सन 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर संगठन का अध्ययन किया। मतलब ल्यूवेनहाग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का क्या किया था, अध्ययन किया था। अब आइए हम जानते हैं जो हमारा 19वीं शताब्दी का, इसके बाद ये कब किया था, 1674 ईस्वी में, लेकिन जो हमारा 19वीं शताब्दी का अंतिम चौथाई काल है उसमें उसको हम कोशिका का क्या कहते हैं, क्लासिकल काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय कोशिका के बारे में बहुत ज्यादा खोजें हुई थी। जैसे केंद्रक की खोज केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में, कब, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। कब किया था, यहां से एक क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन। कब किया, तो 1831 ईस्वी में। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हमारा इस कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, जैसे जीव द्रव्य हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, क्रोमेटिन हो गया और गुणसूत्र हो गया, इन सब की खोज भी इसी काल में की गई थी। इसीलिए हम जो 19वीं शताब्दी का अंतिम चौथाई काल है उसको हम कोशिका का क्लासिकल काल के नाम से जानते हैं। हम इन खोजों से संबंधित एक अलग वीडियो बताएंगे आप लोगों को। आज हम केवल कोशिका के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे इस वीडियो में। अब आइए हम जान लेते हैं कि कोशिका की आकृति कैसी होती है, उसका साइज क्या होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोशिका की आकृति। एवं आमाप। जो कोशिका की आकृति की अगर हम साइज की बात करें तो विभिन्न जीवों में क्या होती है, कोशिका की साइज में, उसके आकार में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। क्योंकि जो जीव होते हैं, किसी जीव में क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, और कोई जीव ऐसा होता है जो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। यानी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो क्या होते हैं, एक ही कोशिका से उनका सारा काम हो जाता है, मतलब उनके रिप्रोडक्शन या जो भी कार्य उनका होता है वो क्या होता है, एक ही कोशिका से संबंधित होता है और एक ही कोशिका के द्वारा वो सारे कार्यों का संपादन करते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करती हैं। तो ऐसे जीव जो क्या कहलाते हैं, हमारे एक ही कोशिका से बने होते हैं। ऐसे जीव जो हमारे एक ही कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, जिसकी अंग्रेजी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। जैसे हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और जीवाणु। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, ये हमारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा कार्य होता है वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न हो जाता है। और हमारे इस पृथ्वी मंडल पर या भूमंडल पर बहुत सारे जीव ऐसे पाए जाते हैं जिनका निर्माण कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, जिसकी वो अंग्रेजी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत
वे सारे जीव आते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो या कोई मानव हो या कोई जानवर हो, जो क्या होता है हमें नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। ये सारे जीव क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी ये क्या होते हैं? ये बहुत सारी कोशिकाओं के से मिलकर ही इनके शरीर का निर्माण होता है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो जो कोशिका की साइज होती है वो कोई निश्चित नहीं है। विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार की विभिन्न साइज की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर किसी मानव में बात करें तो उसकी कोशिका की साइज अलग होगी, किसी जानवर की बात करें तो उसकी कोशिका की साइज दूसरी तरह होगी, उसका पूरा कार्य क्या होगा दूसरी तरीके से होगा और उसकी साइज भी अलग होगी। पेड़ पौधों की अगर कोशिकाओं की बात करें तो उसकी साइज भी अलग होगी। अगर हम सबसे बड़े यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। जितने भी अंडे होते हैं, आप लोगों ने अंडा देखा होगा, अंडे को अगर आप फोड़ेंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पीला सा भाग जिसको हम योल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? योल्क। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? पीतक कहते हैं। ये जो पीला वाला भाग होता है ये भी क्या होता है? एक कोशिका होता है। यानी ये भी क्या होता है? एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन जो हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सभी अंडों में सबसे बड़ा होता है, इसलिए जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो हमारा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका की साइज क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका की साइज होती है 0.1 माइक्रोन। क्या होती है? 0.1 माइक्रोन। और ये कहाँ पाया जाता है? तो एक जीवाणु है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में पाई जाती है, जिसकी साइज क्या है? 0.1 माइक्रोन है। और जो हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये 170 यानी 170 यानी 170 mm का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो क्या होता है? 170 mm का। तो यहाँ से आपको ये 3-4 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है कि आप बताइए किन्हीं दो एक कोशिकीय जीव के नाम। तो हमारा हो गया अमीबा, हो गया पैरामीशियम, हो गया जीवाणु हो गया, या एक कोई आपको ऑप्शन में दे देगा बहुत सारे जीवों के नाम और उसमें पूछ लेगा कि कौन सा इसमें एक कोशिकीय है कौन सा बहुकोशिकीय है। तो बहुकोशिकीय तो पूछा नहीं जाता, लेकिन ज्यादातर आपको एक कोशिकीय पूछने को देखने को मिलेगा कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो उसमें अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, और जो हमारे जीवाणु होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में पाई जाती है, जिसका साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोन होता है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो हमारा है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज क्या होता है? 170 mm के लगभग होता है। अब आइए हम आप लोग को बताते हैं कि कोशिका का सिद्धांत क्या है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कोशिका सेल थ्योरी किसे कहते हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि कोशिका का सिद्धांत क्या है। अगर हम कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो सर्वप्रथम एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एमजे स्लाइडल। नाम याद कर लीजिए, एमजे स्लाइडन। ये क्या थे? एक वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। और एक दूसरे वैज्ञानिक थे, वो भी जर्मनी के ही थे, जिनका नाम था थियोडर शान। इन दोनों ने मिलकर, एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कोशिका के सिद्धांत को दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि किसी भी जीव का निर्माण क्या होता है, अगर वो एक कोशिकीय है तो उसके अंदर एक कोशिका होगी, और यदि वो बहुकोशिकीय है तो वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। यानी पहला सिद्धांत का जो पहली बात है, मुख्य बात है, वो क्या है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा जो मुख्य बात है उस सिद्धांत का, वो क्या है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। चाहे जो भी जीव हो उसका निर्माण क्या होगा? एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है। चाहे वो मनुष्य हो, यदि वो गर्भावस्था में रहता है तो पहले एक कोशिका से वो उसके सारे वो कोशिकाओं से मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक से अंगों का निर्माण होता है, इस प्रकार पूरा एक बच्चा तैयार होता है। या कोई पेड़ पौधा हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसका निर्माण एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है।
तीसरा क्या है कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, मतलब जो कोशिका क्या है वो स्वतंत्र है और सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। मतलब जो कोशिका है वो क्या है, स्वतंत्र है, और जब सभी कोशिकाएं क्या होती हैं आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। मतलब प्रत्येक कोशिकाएं जब एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तभी किसी जीव का निर्माण होता है। अगला जो मुख्य बात है इस सिद्धांत की वो क्या है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से होती है, कोशिका की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। मतलब कोशिका में जो मुख्य कार्य होता है वो सारा काम कौन देखता है, जो हमारा उसका न्यूक्लियर होता है, केंद्रक होता है, वही क्या होता है, उस कोशिका का कर्ता धर्ता होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी भी उसको आप कह सकते हैं, या उसको कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता, यानी कोशिका का पूरा कामकाज केंद्रक पर ही निर्भर होता है। अब ये जो हमारा कोशिका का सिद्धांत है इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि जो वायरस है, क्या वायरस, जिसको हम विषाणु बोलते हैं हिंदी में, ये क्या है, इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। ये भी क्या है, एक संक्रामक जीव है। क्या है, एक संक्रामक जीव है, लेकिन ये कोशिका नहीं होती है। क्या होता है, ये एक भी, इसके अंदर एक भी कोशिका नहीं होती है। ये एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होती है, कोशिका नहीं होती है, और यह तभी एक्टिव होता है जब किसी दूसरे पर क्या होता है, संक्रामित होता है। जैसे इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, तो अगर ये जो वायरस है ये वैसे ही उसी अवस्था में अगर कहीं पर पड़ा रहेगा तो ये निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा। मतलब इसमें कोई भी जीव नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी इसके अंतर्गत नहीं होगी। लेकिन अगर वो क्या होता है, किसी शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो क्या करता है, अपने कार्य को करना, मतलब ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन यह एक ऐसा जीव है जो कोशिका तक इसका जो उत्पन्न हुआ है, इसका निर्माण कोशिका तक पहुंच ही नहीं पाया, यानी इसमें एक भी कोशिका नहीं पाई जाती है। और ये जो कोशिका का सिद्धांत है इसको यह फॉलो नहीं करता है। ये क्या है, कोशिका के सिद्धांत का अपवाद है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कोशिका के सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो जो भी वायरस है, चाहे जो भी वायरस हो, वो क्या होता है, कोशिका के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यह इसमें एक भी कोशिका नहीं होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कोशिका के प्रकार कितने हैं। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब आइए हम आप लोग पढ़ लेते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम रचना के आधार पर देखेंगे, उनकी संरचना के आधार पर देखेंगे तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसकी अंग्रेजी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, जिसकी अंग्रेजी होती है यूकैरियोटिक सेल। अब हम जान लेते हैं कि ये आपसे कोई पूछ ले कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो जो हमारी ये पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये क्या होती है, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, यानी ये बहुत ही आदिम पुराने जमाने की, मतलब इनका विकास नहीं हो पाता है। ये जो कोशिका होती है ये क्या होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है, और इसमें ये जो हमारी कोशिका, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। आपको अगला एक टॉपिक मिलेगा जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है, उसमें यह पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। लेकिन हम आपको यहाँ पे अलग अलग बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, और अंतर का हम अलग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें उसको बताएंगे कि इन दोनों कोशिकाओं में मेन अंतर क्या होता है। हाँ, तो हम आप लोग को बता रहे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो ये क्या होती है, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, इनका कोई विकास नहीं होता, मतलब ये अविकसित होती हैं, तथा इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो ये हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये बैक्टीरिया
ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, इसमें यही हमारी जो ये कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका यही पाई जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। अगर कोई उदाहरण पूछे भैया कोई बताइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि जीवाणुओं में पाया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यही है। ये जो कोशिकाएं होती हैं अविकसित होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, जो जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसके कारण इसमें जो भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा जो हमारी कोशिका में एक विशेष प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं, क्योंकि इनको अलग करने वाली कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, इनमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्या होती हैं? पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं ज्यादातर बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली कोशिका है, और इसमें क्या होता है? राइबोसोम भी अनुपस्थित होता है, मतलब जो हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं वो भी इसमें नहीं पाया जाता है। इनके भी बहुत इनकी कोशिकांगों का भी क्या होता है? अभाव होता है। अब आइए हम समझ लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। अब हम आइए देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जिनका पूर्ण विकास होता है, या ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती है? पूर्ण विकसित होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इन कोशिकाओं ये जो कोशिकाएं होती हैं ये वायरस, तीन चीजें ऐसी हैं, क्या है? वायरस, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलएस, यानी जो हमारे विषाणु होते हैं, जो हमारे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और जो हमारा नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एलएस होता है, इनको छोड़कर सभी जीव जंतुओं में क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें जो केंद्रक होता है ये रचनात्मक आधार पर पूरी तरह से विकसित होती हैं, और इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो भी क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। इसमें जो केंद्रक होते हैं वो भी क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। ये जो हमारा केंद्रक होता है ये पूरी तरीके से चारों तरफ से क्या होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? दोहरी झिल्ली से, दोहरी परत से क्या होता है? घिरा होता है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है वो भी क्या होते हैं? कोशिकांगों में, मतलब झिल्लियों द्वारा क्या होते हैं? अलग होती हैं, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो भी एक से बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।